इस दौरान अनेक समानांतर सरकारें भी स्थापित की गईं। अनेक समानांतर सरकारें भी स्थापित की गईं। अनेक समानांतर सरकारें भी स्थापित की गईं। जैसे बिहार व नेपाल की सीमा पर जयप्रकाश नारायण द्वारा समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। उसी तरह गाजीपुर में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार स्थापित हुई। समानांतर सरकार स्थापित हुई। समानांतर सरकार स्थापित हुई। लास्ट पॉइंट, स्थापित हुई। लास्ट पॉइंट, सतारा में नाना पाटिल सतारा में नाना पाटिल के द्वारा समानांतर सरकार स्थापित हुई। समानांतर सरकार स्थापित हुई। समानांतर सरकार स्थापित हुई। इसको यहीं तक रखते हैं। अब गांधीयन फेज का जो एक पूरा दौर चल रहा था उसको हम लोग देख लेते हैं। एक उसमें देखिए, गांधी जी, हम लोगों ने जो गांधी को स्टार्ट किया था, गांधी जी को, ठीक है ना, इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1917 में क्या चला था? चंपारण आंदोलन। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन। इसके बाद 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा आंदोलन। ये तीन उनके क्षेत्रीय आंदोलन थे गांधी जी के जो पहले चले। इसके बाद अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी की जो पहचान डेवलप हुई थी वो डेवलप हुई 1919 के रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। यहां से अखिल भारतीय नेता के रूप में इनकी पहचान डेवलप हो गई, ठीक है ना। इसके बाद में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बाद में हम लोग जानते हैं कि इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है और 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। आफ्टर देन, इसके बाद में गांधी जी अपना नया फेज स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेट मूवमेंट। और इससे पहले 1919 में खिलाफत के मुद्दे पर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चलाते हैं। खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के विजेता जो देश थे मित्र राष्ट्र जो थे, मित्र राष्ट्रों के द्वारा क्या किया गया था? सभी के ऊपर संधियां थोपी गई थी। जैसे जर्मनी के ऊपर वर्साय की संधि को थोपा गया, है ना।
और उसी तरह टर्की के ऊपर सेवर्स की संधि थोपी गई, और इस टर्की के ऊपर जो सेवर्स की संधि थोपी गई थी, इस संधि के माध्यम से क्या हुआ था कि यहां पर सुल्तान और खलीफा के पद को समाप्त करने की बात चल रही थी। तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि खलीफा के साथ एक सहानुभूति रखते थे संपूर्ण विश्व के मुस्लिम समुदाय। तो मुस्लिम भाइयों ने, भारत के जो मुस्लिम भाई लोग थे, उन्होंने इस मुद्दे पर खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया, जिसकी प्रेरणा गांधी जी से मिली थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में, ठीक है ना। और इसी के लिए 31 अगस्त 1920 में को खिलाफत दिवस मनाया गया। इसमें अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई। और जब यह आंदोलन चल ही रहा था, इसी समय गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का सूत्रपात कर दिया। असहयोग आंदोलन, इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि असहयोग आंदोलन में 3 मुद्दों को उन्होंने कारण बनाया था। इसके लिए 3 मुद्दे उन्होंने रखे थे। पहला, स्वराज की प्राप्ति, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की मांग क्या हुआ करती थी? स्वशासन की प्राप्ति, और असहयोग के साथ कांग्रेस आ गई थी स्वराज की प्राप्ति, पहली। दूसरा, पंजाब गलती। पंजाब गलती से मतलब अमृतसर में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उस जलियांवाला बाग कांड में की गलती को, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, हंटर कमेटी के माध्यम से इस पूरे प्रकरण पर एक लीपापोती कर दी गई थी, ठीक है ना। तो पंजाब गलती, स्वराज का मुद्दा और खिलाफत जाति, क्योंकि खिलाफत आंदोलन इस समय चल रहा था। इन 3 मुद्दों के आधार पर 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का सूत्रपात कर दिया। और असहयोग आंदोलन, इसकी अलग से चर्चा कर चुका हूं, और जो भी स्टूडेंट, ये वीडियो पूरे क्लास का बन रहा है, बाकी गांधीयन फेस पर 1 by 1 मेरे सारे टॉपिक आते जा रहे हैं, उनको आप लोग देखिए। खैर, असहयोग आंदोलन चलता है, और फिर इसके बाद में होता यह है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी करते हैं। एक अगस्त 1920 को, और सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन होता है, कांग्रेस सेशन, स्पेशल कांग्रेस सेशन, यह कांग्रेस का स्पेशल सेशन होता है। इसमें गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी जाती है, और अंततः दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन होता है गांधी जी का, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जो नागपुर सेशन होता है, इसमें इस असहयोग के प्रस्ताव को पुनः अनुमति दे दी जाती है। और फिर 1920 से लेकर 1922 तक, फरवरी 1922 तक यह आंदोलन लगातार रन कर रहा होता है। इसी समय क्या होता है, हम पढ़ा चुका हूं मैं, कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो जाती है, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ये जो असहयोग आंदोलन होता है, एनसीएम, नॉन कोऑपरेट मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इसको वापस कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, इसको पोस्टपोन कर देते हैं गांधी जी। और इसके बाद में गांधी जी को मार्च में अरेस्ट कर लिया जाता है, और मार्च 1922 से लेकर इनको 24 तक जेल में रखा जाता है। लेकिन 1924 में स्वास्थ्य के आधार पर गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और अंततः इसके बाद में गांधी जी 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन होता है कांग्रेस का, बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करते हैं। और फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसके बाद में होता यह है कि जब असहयोग आंदोलन पोस्टपोन हो जाता है, तो कांग्रेस के कई नेताओं की टिप्पणियां आती हैं, और कांग्रेसी जो खेमा होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 2 भागों में विभाजित होता है। एक पक्ष जो होता है वो रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम के पक्ष में होता है, गांधीवादी, रचनात्मक गांधीवादी, ग्रामीण कार्यक्रम। इसमें अनेक नेता होते हैं, जैसे सी राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंगा अयंगार, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा होता है दल
जो ये मानता है कि बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस चुनाव में भाग ले। ठीक है ना। इसके जो नेता होते हैं, एक तो रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम के पक्ष में होते हैं और दूसरे होते हैं जो बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। उसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू व विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल जैसे नेता होते हैं। और फिर यहीं पर जब कांग्रेस CR दास के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करती तो कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन CR दास कर देते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में CR दास कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन करते हैं और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, प्रेसिडेंट, वो बनते हैं CR दास और इसके सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। और 1923 का जो चुनाव होता है ये पार्टी भाग लेती है। ये सारी पे मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है हम लोगों की। और ये पार्टी, जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल, मध्य प्रांत, बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है ये स्वराज पार्टी। इसके बाद में मध्य प्रांत में इसे स्पष्ट बहुमत मिलता है। संयुक्त प्रांत व असम में दूसरी बड़ी पार्टी बनती है ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जो होती है। और ये क्या करती है कि विट्ठल भाई पटेल जो स्वराज पार्टी में शामिल होते हैं, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद में क्या करती है, विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनवाने में सफल हो जाती है। ये अध्यक्ष बन जाते हैं यहां पर। इस तरीके से कांग्रेस का एक खेमा जो रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम के पक्ष में होता है, जिसमें सी राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंगा अयंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल वगैरह शामिल होते हैं। और जो दूसरा खेमा होता है CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, तो ये लोग बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव में भाग लेना चाहते हैं और 1923 के चुनाव में भाग लेते हैं। स्वराज पार्टी को पूरी सफलता मिलती है और अंततः ये पार्टी विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद में अध्यक्ष बनवाने में सफल हो जाती है। यहां पर कुल मिलाकर सरकार का हिस्सा बनकर सरकारी या ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करना इस स्वराज पार्टी का उद्देश्य होता है। ठीक है। कांग्रेस के अंदर ही यह पार्टी कार्य करती है, कांग्रेस के निर्देशों को बहुत हद तक मानती है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सरकार में हिस्सेदारी प्राप्त करके सरकार का विरोध करना। खैर, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। इसी समय इसके बाद में हम लोग जानते हैं एक नई घटना होती है जिसे हम जानते हैं कि 1927 में 1927 में साइमन कमीशन का आगमन होता है। साइमन कमीशन का आगमन होता है 1927 में साइमन कमीशन का आगमन होता है और इसका विरोध भारत की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। महज दो पार्टी ऐसी होती हैं, मद्रास की जस्टिस पार्टी व पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी। इनको छोड़कर भारत के सभी राजनीतिक दल साइमन कमीशन का विरोध करते, क्योंकि साइमन कमीशन का गठन 2 वर्ष पहले किया जाता है और साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था वो 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत जो भारत में संवैधानिक प्रावधान लाए गए थे उसकी जांच के लिए किया जाना था। इसमें एक आर्टिकल होता है, उसी आर्टिकल के तहत 1929 में इस कमीशन का गठन किया जाना था, लेकिन इसका गठन 2 वर्ष पूर्व कर दिया जाता है। इसके 7 सदस्य होते हैं। ठीक है ना। तो भारतीय नेताओं का मानना था कि भारत की ही कोई संस्था भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। भारतीय नेताओं का यह भी मानना था कि स्वराज संबंधी योग्यता के लिए कोई परीक्षा की जरूरत नहीं होती है। अंततः साइमन कमीशन का विरोध होता है और इसी में लाठीचार्ज होता है जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ होती है। और फिर इसके बाद में 1928 तक गांधी जी पुनः सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि
1924 में रिहा होने के बाद गांधी जी एक रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम के पक्ष में चले जाते हैं और उन सब दायित्वों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं और 1926 को वो मौन वर्ष घोषित करते हैं। 1928 में वो पुनः सक्रिय राजनीति में गांधी जी आ जाते हैं और इसी दौरान 1929 का हम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि 1929 का कांग्रेस लाहौर कांग्रेस सेशन होता है। लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन होता है, कांग्रेस अधिवेशन होता है और इसमें गांधी जी को चुना जाता है, लेकिन गांधी जी की मध्यस्थता में अंततः जवाहरलाल नेहरू को लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है और इसी में जो कांग्रेस पार्टी होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित करती है। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित करती है इसी में। और यही एक ऐसा समय होता है कि मध्य रात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू जी रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और अंततः इसके बाद में गांधी जी जनवरी 1930 में इरविन के सामने अपनी 11 सूत्री मांगे रखते हैं। 11 सूत्री मांगे रखते हैं। जब डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे तो 11 सूत्री मांगों की पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इन 11 सूत्री मांगों का उत्तर जब इरविन नहीं देते हैं तो अंततः गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तट, ये गुजरात के नवसारी जिला में है, की यात्रा करते हैं। ये यात्रा 241 मील लंबी होती है। इस यात्रा के साथ वो 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। तो ये एक पूरा फेज चला है और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद में 1930 से लेकर 1933 तक ये आंदोलन रन करता है। इसी बीच में कांग्रेस 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी होता है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। आज इतना ही, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में भारत छोड़ो आंदोलन तक मैं पहुंचा दूंगा। ये एक समरी थी पूरी गांधी जी के बारे में। ओके, थैंक यू।